आज़ादी के हासिल होने के बाद भी हमने संविधान का पूर्ण रूप से पालन करना नहीं आरंभ किया, जिसके कारण ही जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ही उसी जनता के अधिकारों का शोषण करने लगा, जिसका सारा का सारा श्रेय आम आदमी रूपी देश के इसी साधारण नागरिक को जाता है। मोदी सरकार जिस तरह से एजेंसीज के सहारे कानून की प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा देती है, इस कदर धज्जियां उड़ा देती है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यह मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट की भी कहीं ना कहीं एक बेबसी यहां दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि किस तरह से इस देश की संवैधानिक प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी अपनी हरकतों से, अपनी कार्रवाई से नुकसान पहुंचा रही है। समाज की सेवा का भाव हो तो ऐसे ही संकल्प लिए जाते हैं और संकल्प सिद्ध भी किए जाते हैं। लोकतंत्र की जगह पर पूंजी का तंत्र इसको कहा जाना चाहिए। मतलब एक तो सरकार ने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि हम डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, तो मोदी जी ने कितना किया वो तो अलग बात है। जनधन के नाम पर उन्होंने खाते खुलवा लिए और फिर जो है मिनिमम पैसा लोग नहीं रख पाए तो लोगों का पैसा वो भी कट गया, और लोगों का जो मजदूरी आई मनरेगा की वो भी कट गई, बैंकों ने वो भी काट लिया, तो उसमें तो लोग माइनस में चले गए। लेकिन यहाँ पर तो जो है कैंडिडेट को, पार्टियों को डायरेक्ट ट्रांसफर करने का काम जो है, अब वो आप मजबूरी मानिए या वो आप चलन मानिए या आप ये मानिए कि अगर सरकार बनानी है तो ये काम करना ही है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी चुनाव आयोग की जो लिमिट है ना, वो एक तरीके से मखौल है, मजाक है। पिछले अनेक चुनावों से हम लगातार देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, वो न्यूट्रल एम्पायर की तरफ बिहेव नहीं कर रहा है। तमाम शिकायतों के अंबार के बावजूद सत्ताधारी दल पर कभी कोई फैसला नहीं करता है, शिकायतें पड़ी रहती हैं, एक्शन नहीं होता है, और विपक्ष के जो दल हैं उनको तत्काल बहुत मामूली मामलों पर नोटिसें थमा दी जाती हैं। आज दुनिया में भारत की इकोनॉमी 5th नंबर पर पहुंच गई, 5 नंबर पर। लेकिन कोई नहीं बताएगा कि लाखों नौकरियां और सैकड़ों स्टार्टअप्स इस दौर में बंद क्यों हो गए, नौकरियां चली क्यों गई, और करोड़ों रुपए इस दौर में स्टार्टअप में जो लगे थे वह डूब कैसे गए, कोई जानकारी नहीं देगा। पूरी दुनिया भारत को नई दृष्टि से देखने लगी, भारत में भी, गांव में भी चर्चा होने लगी। 5 नंबर हो गए, 5 नंबर पे हो गए। आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों? आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस बात की फिक्र मत कीजिए कि इस दौर में सरकार ने जो अपने तौर पर स्पॉन्सर्ड स्कीम निकाली, जब उसी के लिए पैसा नहीं है तो फिर बाकी चीजें कैसे पूरी होंगी। आप सोच रहे होंगे कौन सी स्कीम? सरकार की अपनी स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत एंड स्मार्ट सिटी मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन, अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट सर्विस। ये सारी योजनाएं अलग अलग तरीके से है। तकरीबन 4,47,105 करोड़ यही जिक्र तो किया गया बजट में, लेकिन रफ्तार पहले कम होती थी, अब रफ्तार थमने लगी है, पैसा नहीं है। पैसा जहां पर है और जिक्र सरकार छाती ठोक के कहती है, और कहती है कि देखिए हमने इस देश में जब से आए हैं बीते 8 बरस में हमने मुद्रा लोन के जरिए इस देश में के युवाओं को, डिग्रीधारियों को, पढ़े लिखों को इतना पैसा दे दिया है कि अब वो अपने पैरों पर खड़े हैं। जितने प्लेटफॉर्म पे मोदी इंटरैक्ट कर रहे हैं लोगों से, आम जनता से, हमारे ख्याल से आप जरा दे दीजिए दूसरा कोई एग्जाम्पल। 5 लोगों के परिवार के एक महीने के राशन का हिसाब भी 2-3 पेज में आता है, और आपने 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब बस 1.5 पेज में दे दिया। कैसे इसे पारदर्शी माना जा सकता है? अगर प्रधानमंत्री पद ही ऐसी अपारदर्शिता बरतेगा तो बाकी डिपार्टमेंट्स, अधिकारी और मंत्रियों का क्या हाल होगा? पारदर्शिता का सवाल और आरटीआई का सवाल इसलिए उठता है कि वेंटिलेटर्स पर जो खर्च किया गया और उससे जो वेंटिलेटर्स मिली
उनमें जमीन और आसमान का अंतर है। अधिकतर वेंटिलेटर्स तो काम ही नहीं आ सकी। जैसे खुद हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि 5,500 वेंटिलेटर्स तो उसके स्टोर रूम्स में रखे हुए धूल खा रहे हैं। ये वेंटिलेटर्स अगर अस्पतालों तक पहुंचे भी तो इतने घटिया निकले कि चलते ही खराब हो गए, ये चले ही नहीं। अधिकतर अस्पतालों ने पीएम केयर से आए वेंटिलेटरों का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि वे ठीक से चल ही नहीं रहे थे और उनके चलाने से मरीजों की जान जा सकती थी। देश में जितने डॉक्टर आजादी के बाद 7 दशकों में बने, उतने ही डॉक्टर अगले 1 दशक में बन जाएंगे। हमारा फोकस सिर्फ मेडिकल कॉलेज या डॉक्टर तक सीमित नहीं है। हाल में ही सरकार ने देश में 150 से अधिक नए नर्सिंग कॉलेज को स्वीकृति दी है। जिस ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हों, जिसके पदेन सदस्य रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री हों, बावजूद इसके वो फंड सरकारी फंड कैसे नहीं है? आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या कारण है कि इसे आरटीआई के अंदर नहीं लाने दिया जा रहा? क्या कारण है कि इसकी जांच कैग के द्वारा नहीं होने दी जा रही? अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा करते थे, उसी ब्यूरोक्रेसी को उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है। क्योंकि अब अगर ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लूट जाएगा, टैक्स पेयर्स मनी तबाह हो जाएगा, देश के युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। भारत के हर नागरिक के लिए देश में शांति और सद्भाव के महत्व को समझना आवश्यक है। हम सभी को शांति बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। भारत अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाता है, जो देश में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी नागरिकों को राजनीतिक और धार्मिक समानता देती है। हालांकि कई ऐसे कारक हैं जो देश में शांति को भंग करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। साधारण नागरिकों के अधिकारों को दिलाने व एक स्वच्छ राजनैतिक वातावरण देने का वादा करके अब तक सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को ठगा ही गया है। सभी दलों ने देश में एक दलदल जैसी स्थिति को खड़ा कर दिया है, जिसमें आज के साधारण नागरिक को निकाल पाना आसान नहीं है। आओ मिलकर हम अपने सपनों के भारत को एक बेहतर भारत बनाने के प्रयास में लगें। देश में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है। सभी धर्मों का सम्मान देश में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने का एक तरीका है। भारत का संविधान किसी भी धर्म का आधिकारिक तौर पर पालन नहीं करता है और अपने नागरिकों को किसी भी समय अपने धर्म को चुनने या बदलने की इजाज़त देता है। हालांकि यहाँ कुछ ऐसे धार्मिक समूह हैं जो अपने धर्म को उस सीमा तक फैलाते हैं जो देश की शांति और सद्भाव में अस्थिरता लाता है। लेकिन हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। यह तब होगा जब प्रत्येक नागरिक समाज के खतरों को पहचान देश में पूर्ण शांति और सामंजस्य के लिए अपना योगदान देगा।